नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था की इस क्लास में। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में हमने 3 स्तंभ देखे थे और वह स्तंभ थे एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, जिसमें हमने विधायिका को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा हिस्सा हम करने वाले हैं कार्यपालिका का, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह है आपके मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीर है। किसकी है? मध्य प्रदेश विधानसभा। तो ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा है, ये जो भवन है, यह इंदिरा गांधी भवन है। आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि नया जो विधानसभा भवन है वो कहाँ लगता है? इंदिरा गांधी भवन में। इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो याद दिला दूं मैं आपको, चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया। कब ये बना था? 1996 में। तो ये अपना क्या है? विधानसभा भवन है। ये पुराना डेटा है थोड़ा सा कि मंगू भाई पटेल, ये तो आज भी हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। माननीय अध्यक्ष जो थे पिछली बार, गिरीश गौतम थे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह थे। प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप थे। तो ये लोग जो है तो अब हट चुके हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं और नया मंत्रिमंडल बन चुका है। उसकी स्थिति ये रही कि वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? मंगू भाई पटेल ही हैं। मुख्यमंत्री आपके दक्षिणी उज्जैन के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बन चुके हैं। पीएचडी है, ध्यान रखना इनकी है ना। राजनीति विज्ञान से क्या है? एमए और पीएचडी। तो अच्छे पढ़े लिखे आपका मतलब अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को नेतृत्व दिया गया है। गोपाल भार्गव, ये आपके रेहली विधानसभा से विधायक हैं और इनको अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा? सामयिक अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष। और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन बन रहे हैं? तो वो नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये कुछ रिवीजन वाली बातें थी। नरेंद्र सिंह तोमर आपका दिमनी विधानसभा सीट है मुरैना में, वहां से विधायक हैं। उमंग सिंघार को अभी अभी परसों क्या बना दिया गया है? नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। ये कांग्रेस के हैं। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होगी उसकी अपोजिट वाली पार्टी यानी जो विपक्ष होगा वही उसी का नेता क्या होता है? नेता प्रतिपक्ष बनता है। प्रमुख सचिव एक अधिकारी होता है जो कि जो विधानसभा के काम धाम होते हैं उनको संभालते हैं। तो अब कार्यपालिका में आप जानते हैं, देखो विधायिका में हमने क्या पढ़ा था? हम जानते हैं कि विधायिका का क्या क्या हिस्सा होता है। एक होती है विधानसभा, राइट। दूसरी होती है विधान परिषद, या कि पहले विधान परिषद ही रखना चाहिए हमें, विधान परिषद। देन आपका राज्यपाल होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं विधायिका के अंतर्गत। कार्यपालिका में आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा होता है। न्यायपालिका का भी कहीं ना कहीं हिस्सा होता है। जैसे राष्ट्रपति है ना, हर काम जो पूरे राष्ट्र में होते हैं ना वो इन्हीं के नाम से होते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो भी स्तंभ होते हैं आपके लोकतंत्र के, उनके ये क्या होते हैं? भाग होते हैं। राज्यपाल होता है कार्यपालिका में। उसके अलावा मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्री परिषद, जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। कुल मिलाकर इसमें मुख्यमंत्रियों की बात करनी है। देन आपका जो प्रशासनिक तंत्र है वो आता है, प्रशासनिक तंत्र। तो इस तरह से हमने विधानसभा को कंप्लीट किया। विधान परिषद अपने यहाँ है नहीं, राज्यपाल हैं, उनकी चर्चा करनी है। तो चाहे आप इस हिस्से से राज्यपाल को उठा लीजिए, चाहे आप इस हिस्से से राज्यपाल को उठा लीजिए, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, अलग अलग हिस्से के रूप में नहीं पढ़ेंगे राज्यपाल को। तो ये राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगा। हम कार्यपालिका के तौर पर अब यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग कार्यपालिका वाली, ठीक है। अपन ने जो पीछे पढ़ा था
पर्याप्त मात्रा में वो विधायिका वाला हिस्सा बड़ा हो गया था, तो उसको ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं, तो उसमें अपन ने इसको स्किप कर दिया था। यहाँ पर अपन कंप्लीट कर लेते हैं राज्यपाल को। ठीक, तो हम राज्यपाल पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल को उल्लेख आपके संविधान में कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 152 है, यहाँ से राज्य की बातें शुरू होती है ना। भाग 6 शुरू होता है अनुच्छेद 152 से, और इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्या दिया हुआ है? राज्य क्या होते हैं, राज्यों का मतलब क्या समझा जाएगा संविधान में, ये बताया गया। देन अनुच्छेद 153 है, इसमें जो है राज्यपाल का उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के लिए क्या कर सकता है? राज्यपाल का पद धारण कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने शायद कभी सुना हो, तो गुजरात के राज्यपाल थे एक टाइम पर ओपी कोहली साहब। कौन थे? ओपी कोहली। बाद में जब एमपी में राज्यपाल का पद खाली हुआ, तो ओपी कोहली को ही क्या बना दिया गया था? आपके यहाँ पर राज्यपाल बना दिया गया। तो गुजरात के भी थे और एमपी के भी थे। बाद में ओपी कोहली के बाद आते हैं आपके आनंदीबेन पटेल, राइट। तो आनंदीबेन जो पटेल थी, वो आपके एमपी में बनी है ना राज्यपाल। बाद में यूपी में भी वो राज्यपाल के पद पर रही। तो इस तरह से एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी ये जो पद है उसका निर्वहन कर सकता है। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 154 में राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का मतलब आप समझते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि कानून बनेंगे उनको क्या करना? फॉलो करवाना, उनका मतलब उनको लागू करवाना, कार्यपाल उनको एग्जीक्यूट करवाना, एक्चुअली ऐसा कहिए, उनका निष्पादन करवाना, है ना। वो काम आपका राज्यपाल करवाएगा, उसी के नाम से ये सारे काम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको कार्यपालिका का क्या कहा जाता है? संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। कौन व्यक्ति करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, अपने मन से किसी की भी नियुक्ति नहीं करता। वो मतलब प्रधानमंत्री के उस पर निर्भर है कि कौन कहाँ का राज्यपाल बनेगा। ठीक, जैसे मोदी जी चाहेंगे जिसको जिस राज्य का राज्यपाल बनाना, वही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, किसी के भी राज्य का, है ना, ये ध्यान रखना। बीजेपी चाहे किसी राज्य में कांग्रेस की पार्टी क्यों ना हो, पर अब यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा राज्यपाल? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आपको पता है कि किसके परामर्श पर काम करता है? मंत्री परिषद के। और मंत्री परिषद के हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ही कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल बनाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक 23 राज्यपाल जो है तो हो चुके हैं व्यक्ति के रूप में। बाकी संख्या में तो कई बार रिपीट हुए हैं तो ज्यादा हो जाता है, 30 एक बार। आइए, अब अपन ने एक राज्यपाल की पृष्ठभूमि देख ली, संविधान में कुछ बातें देख ली। अब जो हमारे काम का है ये है ना। पॉलिटी से प्रश्न आने नहीं है आपको, तो अनुच्छेद बस एक आपकी चर्चा के लिए पृष्ठभूमि के तौर पर मैंने सिखा दिया राज्यपाल होता क्या है। राइट। राज्यपालों से जुड़े तथ्य। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। 1939 में आपके एमपी में एक सम्मेलन हुआ था, त्रिपुरी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? त्रिपुरी सम्मेलन। उसमें आपके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे। किसके अध्यक्ष पद के लिए? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर देश में जानी मानी पार्टी थी, और इसका अधिवेशन हुआ करता था साल में एक बार। तो खड़े हुए अध्यक्ष पद चुना जाता था, उसमें भी कौन अध्यक्षता करेगा अधिवेशन की, उसके लिए चुनाव होना थे। तो सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और दूसरी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए थे। ये बड़ी फेमस घटना है, त्रिपुरी संकट इसको कहते हैं। महात्मा गांधी जी जो थे वो क्या कहते हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का जो है तो उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी, तो विरोध किया था। उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार किसकी हार होगी? मेरी हार होगी, यानी महात्मा गांधी की हार होगी। और वो बड़ी बुरी तरह से हार गए थे। ठीक है, तो हंसिए मत, गांधी जी महान व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ वो थोड़ा गलती हो गई, है ना। मतलब उन्होंने जो बातें कही उसमें वो मतलब ठीक नहीं रहा, उनके पक्ष में नहीं रही बात। तो ये 1956 से 57 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया ही आपके राज्यपाल थे। प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं सरला ग्रेवाल, इनको रट्टा मारिएगा अच्छे से, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनती हैं आनंदीबेन पटेल 2018 में। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल जो थे वो कौन थे?
तो हरिविनायक पाटस्कर ये दूसरे राज्यपाल थे, मतलब पहले पट्टाभी सीतारामैया देन हरिविनायक पाटस्कर बनते हैं। 1957 से 1965 तक यही सबसे लंबे समय तक क्या थे, राज्यपाल थे। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है ना, लेकिन इनका कार्यकाल अधिक है। ये मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इनको जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक शब्द होता है प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ही चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। बताने के लिए आप 5 वर्ष बता सकते हैं है ना, जरूरी नहीं कि 5 वर्ष पूरा करे, उसके पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक जब प्रधानमंत्री चाहेगा तब इनको लात मार के बाहर कर सकता है राजनीति के तौर पर सभी चलता है ना, राजनीति खेली जाती है, किसको क्या बनाना है, कहाँ क्या करना है। सबसे छोटा कार्यकाल जिस राज्यपाल का रहा वो व्यक्ति थे, थोड़ा भाषा मेरी है ना, लात मार के भगा देना, ऐसा कुछ पूरा मत मान लेना, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पट्टाभी सीतारामैया 1956 से 1957 तक यही रहे, इनका ही कार्यकाल सबसे कम रहा है। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी किसकी हुई थी, ये पूछा जाए कभी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी व्यक्ति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो वो क्या है, बड़ी बात हो जाती है, वो फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। तो एक श्री राम प्रकाश गुप्त जी जो थे 2003-4 के आसपास ये राज्यपाल रहे, और एक लालजी टंडन थे, है ना, 2019-20 में। पहले आनंदीबेन पटेल बनी थी आपकी 18 से 19 तक, देन लालजी टंडन बने। लालजी टंडन की मृत्यु हुई, उत्तर प्रदेश के थे, है ना, और इनकी मृत्यु हुई तो वापस से फिर आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बना दिया गया था। तो ये कुछ बातें हैं राज्यपालों की। अभी और बातें हैं, वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। ये गलत हो गया है ना, ये आनंदीबेन पटेल नहीं है, अपने मंगू भाई पटेल हैं, दोनों गुजरात के हैं। आनंदीबेन पटेल भी गुजरात की हैं और मंगू भाई पटेल। तो क्या है कि राजनीति ही है सब कुछ, मान लीजिए। अब 2 व्यक्ति हैं गुजरात के, कौन कौन, एक आदमी है मोदी और दूसरा आदमी है अमित शाह। तो ये हर चीज जो है गुजरात से केंद्रित है, ऐसा आप समझ लीजिए। वहीं के वो मुख्यमंत्री थे और वहीं के मूल निवासी हैं। तो कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं वो भी गुजरात से संबंधित होते हैं। जो उद्योग समझ लीजिए आप, है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है। एक छोटा सा मंत्री कोई बन जाता है तो वो चीजें अपने स्तर पर खींच कर ले जाता है दूसरी जगह पर, तो वो तो प्रधानमंत्री है। तो वो चीजें क्या है, सब कुछ कहाँ केंद्रित हो रहा है, गुजरात में। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। जो उद्योग होते हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए सामान्यतः, किंतु क्या हो रहा है यहाँ पर, सभी चीजें गुजरात में। अभी हाल ही में सुना होगा आपने, सूरत डायमंड बोर्स एक बिल्डिंग है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं अब क्या एग्जाम्पल दूं आपको। तो बहुत सारी चीजें, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब विंड प्लांट है, सोलर प्लांट भी बन रहा है आपके गुजरात में ही, दुनिया का सबसे बड़ा। अभी तो राजस्थान में है लेकिन अब वो गुजरात में ही हो रहा है। तो हर चीज कहाँ तरफ जा रही है, गुजरात की तरफ जा रही है। तो ये दोनों व्यक्ति भी, इसके पहले भी ओपी कोहली, वो भी गुजरात के थे। आनंदीबेन पटेल गुजरात की, मंगू भाई पटेल गुजरात के। तो ये सब लोग क्या है, ऐसा काम कर रहे हैं वर्तमान राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल, याद रखिए। पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, तो पीवी दीक्षित। कार्यवाहक का तात्पर्य ये होता है यहाँ पर, मतलब कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, है ना, हाई कोर्ट के कौन होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं। वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो राज्यपाल का पद संभालते हैं कुछ आकस्मिक स्थितियों में। तो यहां पर ऐसी स्थितियां 5 बार आई एमपी में, जिसमें आपके पहली बार जो स्थिति बनी तो उसमें पीवी दीक्षित क्या थे, पीवी दीक्षित ये क्या बनते हैं, आपके पहले कार्यवाहक राज्यपाल बनते 1966 में, राइट। ये 5 बार ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कुछ तथ्यात्मक बातें थी, बहुत जरूरी वाली बातें थी ये सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है सूची, किस चीज की सूची है, आपके राज्यपालों की सूची है तो बिना आवाज दिए हमको चाय मिल गई है ना तो वही पीते पीते आपको पढ़ा दें। श्री भी पट्टाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, ये ध्यान रखना है। दूसरे राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर, ये अपने आप याद हो जाएंगे। ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे। वापस से वही तथ्यों को मैं एक एक करके आपको गिना देता हूं, ठीक है। पीवी दीक्षित पहले कार्यवाहक राज्यपाल हुए। सत्यनारायण सिन्हा, इनके काल में पहली बार क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा।
क्या लगा, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और ये जो है पहली बार सत्यनारायण सिन्हा जी जो थे तभी लगा था। जिनको मैंने रेड किया है और येलो सॉरी ग्रीन, क्या बोलेंगे, ग्रीन नहीं है ये, नीला है, ब्लू किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सत्यनारायण सिन्हा के काल में राष्ट्रपति शासन लगा। चिपुदिराम मुथाना पुनाचा, इनके काल में भी क्या लगा, आपका राष्ट्रपति शासन लगा वापस से 1980 में। एक ये 1977 में लगा सत्यनारायण सिन्हा के काल में, देन 1980 में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन वापस से लगा। ये जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसने राष्ट्रपति शासन लगाया यहाँ पर और अपने पार्टी की सरकार बनवाई। देन 1980 में सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार आती है और उन्होंने वापस से राष्ट्रपति शासन लगाया और फिर अपने हिसाब से सत्ता संचालित की। ठीक, तो ये इस तरह से होता है राजनीति में। बी.डी. शर्मा, ये प्रश्न आपका राज्य सेवा जो परीक्षा होती है एमपीपीएससी, उसमें पूछा गया है। ये आपके हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये पेन क्यों नहीं चलती, ये हरियाणा के क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। चलो कोई बात नहीं, चल रही है जैसे चल रही है। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जीपी सिन्हा एक्टिंग यानी कार्यवाहक, दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे। आपका जीपी सिन्हा वापस से आते एक्टिंग, है ना, ये चीफ जस्टिस थे ये सब, है ना, ये ध्यान रखना एक्टिंग वाले। देन एनडी ओझा, ये वापस से आपके एक्टिंग आ गए। तो जो कलर में है थोड़ा सा उनको आप देख लीजिएगा, अब ये लिस्ट पढ़ूंगा नहीं मैं, लंबी है। सरला ग्रेवाल पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला राज्यपाल थी, ये आपने पीछे देखा है। देन उसके बाद श्री राम प्रकाश गुप्त, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कृष्ण मोहन सेठ, ये एक्टिंग आपके राज्यपाल रहे। लालजी टंडन की भी पद पर रहते हुए मृत्यु। आनंदीबेन पटेल और मंगू भाई पटेल, ये लेटेस्ट है इसलिए इनको याद रखना है। तो इस तरह से ये राज्यपालों की सूची है, इसी में से आपको चीजें याद रखनी है। अब आते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? आप जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं आपको, है ना। अनुच्छेद 163 है, अनुच्छेद 163 है। अनुच्छेद 152 से 162 तक कहीं ना कहीं राज्यपालों से ही जुड़े हुए आर्टिकल्स थे, राइट। और उसके बाद शुरू होता है अनुच्छेद 161 में, जैसे कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। तो इस तरह के आर्टिकल राज्यपालों से रिलेटेड, उसके बाद 163 चालू हो जाता है और इसमें मंत्रिपरिषद वगैरह की बात है। 163 में देखो क्या है, सिंपल पूछ लिया जाए कभी पॉलिटी में, मंत्रिपरिषद को उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 163 में। मंत्रिपरिषद क्या होती है, राज्यपाल को सलाह और परामर्श देती है। सलाह या परामर्श एक ही होता है, सलाह और सहायता करती है कोई भी निर्णय लेने में। जिसका हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, मतलब कुल मिला के मुख्यमंत्री की परामर्श पर काम चलते हैं। और सभी मामलों पर नहीं, विवेकाधीन मामले कुछ होते हैं जिस पर राज्यपाल को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे पिछली सरकार में 2018 में एक को 109 सीटें मिली थी और एक को 114, यहां से राज्यपाल का काम चालू हो जाता है। अब किसको बुलाना है, मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, ये अब राज्यपाल यहाँ से डिसाइड कर लेगा। भले इसकी 114 है, चाहे तो इसको बुलाकर कह सकता है कि तुम सरकार बनाना चाहो, यदि तुम्हारे पास लोग हो तो तुम आकर बना सकते हो, ठीक। तो ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति हो जाती है यहाँ से। भले इसके पास 2 सीटें, ज्यादा सीटें, तो इसको बुलाना चाहिए। हालांकि बुलाते भी सामान्यतः उसी व्यक्ति को जिसकी सीटें अधिक होती हैं, लेकिन राजनीति है और राज्यपाल जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसका व्यक्ति होता है, तो वो इसको भी बुला सकता है। बीजेपी को बुला सकता था, लेकिन बीजेपी को क्या है, ये आपको लग रहा होगा कि मुश्किल से 7 सीटें तो खरीदनी थी,
क्यों नहीं खरीद पाई? तो कट्टर दुश्मन थे आपके एसपी, बीएसपी और 4 निर्दलीय। 4 निर्दलीय तो देने को तैयार थे बीजेपी को, लेकिन ये जो निर्दलीय लोग थे इन्होंने क्या किया, ये दे भी देते तो 113 सीटें ही होती, 3 सीटें फिर भी और चाहिए थी, और ये दोनों रेडी नहीं थे देने को बीजेपी को, है ना। कांग्रेस के लिए तैयार थे, तो फिर कांग्रेस ने सरकार बना ली। फिर निर्दलीयों ने क्या किया, बाद में कांग्रेस को ही समर्थन दे दिया, क्योंकि वो चाहते हैं भाई कि जिसकी सरकार रहे उसी की उसमें रहे तो उनको फायदा मिलेगा। चलो, तो ये कुछ प्रावधान है 163 और 64 मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से। तो 164 है किससे रिलेटेड, मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, ये ध्यान रखना। मतलब जैसे कि 109 सीटें प्राप्त हुई, इस बार 163 सीटें प्राप्त हुई, तो 163 विधायक बने हैं, तो ये लोग एक व्यक्ति को चुनेंगे, वही बहुमत दल का नेता होगा। सामान्यतः पहले से ही निर्धारित होता है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान थे तो इनको चुन लिया जाता था। इस बार पार्टी ने डिसाइड किया था कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, तो किसको चुना गया, मोहन यादव को। इनके भी हाथ में कुछ नहीं है, जो पार्टी बोलती वो करना पड़ता है, तो मोदी शाह ने जो बोला वो ये लोग चुन लेते हैं। ठीक, ये काम चलता है वास्तव में। 4 स्टेट्स के नाम याद रखना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये राज्य में आपको पता होगा कि जनजातीय आबादी अधिक रहती है, तो उसके कारण इन राज्यों में आपका जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति होना अनिवार्य है। मतलब एक मंत्रालय जनजातीय कल्याण मंत्री का होगा। चलिए, मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 34 से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि एक प्रावधान है संविधान में कि मंत्री 15% से अधिक नहीं बनाए जा सकते। एक संविधान संशोधन हुआ था, मुझे याद नहीं है वो, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। नहीं तो पहले ना ऐसा संतुष्ट किया जाता था लोगों को, विधायकों को, कि भाई भरे जा रहे हैं मंत्री पद, मंत्री, क्योंकि देखो विभाग ज्यादा होते हैं और हर विभाग को मंत्रालय बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे 34 है तो ये 34 मंत्रालय होंगे। एक मंत्रालय के अब विभाग कितने हैं, 50, तो एक मंत्रालय के अंतर्गत कई कई विभाग हो जाएंगे। अब 3 विभाग एक मंत्री संभालेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, 50 विभाग है तो 50 मंत्री बना दिया अलग अलग, तो ये काम कर देते थे। इससे क्या होता था, शासन, मतलब एक प्रकार से पैसे का नुकसान है कुल मिलाकर, राइट, जनता के पैसे का। तो इसको रोकने के लिए ये संविधान संशोधन लाया गया, वो याद नहीं मुझको। ठीक, तो 34 या 35 से अधिक विधायक आपके यहाँ मंत्री नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये रहे कुछ तथ्य, इनको पढ़िए। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। क्या सीट है इनकी, दक्षिण उज्जैन। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2005 से 2023 तक थे, 4 बार ही मुख्यमंत्री बने। बीच में 1.5 साल का कार्यकाल जो था कमलनाथ का था, बाकी ये पूरा कार्यकाल आप देख पा रहे होंगे लगभग कितने वर्ष हो जाते हैं, 2005 से 2025 हो जाता तो 20 वर्ष हो जाते, 2 वर्ष वहां कम करो, मतलब 17 वर्ष जो है तो ये सीएम रहे। ठीक, पहला कार्यकाल छोटा था, 2003 में चुनाव हुए, तो 3 से 4 के बीच में उमा भारती, 4 से 5 के बीच में बाबूलाल गौर, और ये 5 में सीएम बने तो 8 तक रहे, है ना। और फिर ये 8 से 13, 13 से 18, और 18 में 1.5 साल के बाद फिर 3.5 साल ये इन्होंने 23 तक इन्होंने शासन किया, इस तरह से। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री आपने देख लिया। सबसे कम समय के लिए कौन मुख्यमंत्री बने थे, तो राजा नरेश चंद्र। आप देखेंगे लगभग 13 दिन के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, 13 मार्च से 25 मार्च तक। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री ये भी राजा नरेश चंद्र थे, ये तब छत्तीसगढ़ अपने में मिला था, ये सीजी के थे, है ना, छत्तीसगढ़ के थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। ठीक, ये जनता पार्टी शायद सुना हो आप लोगों ने, इमरजेंसी जब लगाई थी ना आपके इंदिरा गांधी ने, तो उसके बाद बहुत सारी जो पार्टियां थी
वो मिलकर, जैसे आज इंडिया का नाम सुना होगा आपने, है ना, जो छटपटा रहे हैं कांग्रेस और छोटी छोटी पार्टियां, वैसे ही ये लोग पार्टी बना लेते हैं। चूंकि इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम पर, तो बहुत निगेटिव इफेक्ट हुआ था उसका। तो ये जनता पार्टी ने बहुत खतरनाक लेवल पर क्या जीता था, चुनाव जीता था। पर आप जैसे आज स्थिति देख रहे हैं इंडिया की, इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, वैसे ही हाल जनता पार्टी के थे। बहुमत खूब मस्त मिला, राज्यों में भी खूब सारे राज्यों में इनकी सरकार बनी और केंद्र में भी सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारी पार्टियां थी और सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। सबने अपना अपना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की और सरकार क्या है, गिर गई। कांग्रेस का भी इसमें हाथ था, दंगे फसाद बहुत सारी चीजें जो थी, कांग्रेस ने राजनीति खेलना शुरू कर दिया। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि देश का नुकसान हो रहा है, वो तो चाहते थे कि सरकार गिर जाए, है ना। तो कांग्रेस का ही हाथ था ये सरकार गिराने में। 1980 में ये सरकार गिर जाती है। तो कैलाश चंद्र जोशी जो थे वो पहले गैर कांग्रेसी थे, बाकी अभी तक कांग्रेस के ही सदस्य जो थे वो मुख्यमंत्री बनते आ रहे थे। 3 बार मुख्यमंत्री 2 व्यक्ति बनते हैं, श्यामा चरण शुक्ल 3 बार बनते हैं और अर्जुन सिंह 3 बार बनते हैं, है ना। और 4 बार जो मुख्यमंत्री के पद संभाला वो थे शिवराज सिंह चौहान। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। अब देखो, जिनके मैं सलाह दूंगा कि जिनकी लिस्ट आपको याद करनी है, वो सलाह इनके लिए है। एक तो मुख्य मंत्रियों की सूची आपको याद रखनी है, एक एक करके डेट वाइज भी याद हो जाए तो अच्छी चीज है ना। और दूसरा राज्यपाल की, ये 2 पद जो है तो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके नामों की सूची आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बात। मुख्य सचिव, डीजीपी और छोटे छोटे पदाधिकारी, पीएससी ने तो इस लेवल तक पूछ रखा है। निर्वाचन आयोग के सारे अध्यक्षों की सूची, मानव अधिकार आयोग के, लेकिन ये मत याद करना अब आप लोग। लेकिन ये क्या है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इनको मैं मानता हूं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस टाइम पर कौन थे। मुख्यमंत्री तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल कम से कम नाम आपको मतलब 1-2 बार अच्छे से बस लिख कर पढ़ लेना, है ना, वो अपने आप याद रहते हैं, विकल्प आते हैं तो बन जाते हैं कि ये व्यक्ति राज्यपाल था कि नहीं था। तो सबसे पहले राज्यपाल बने पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे थे भगवंत राव मंडलोई, तीसरे थे कैलाश नाथ काटजू, चौथे थे द्वारका प्रसाद मिश्र, पांचवें थे आपके श्री गोविंद नारायण सिंह। स्टार लगा हुआ है। विजया राजे सिंधिया कभी मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन मैंने एक रूल बताया आपको कि बहुमत दल का नेता ही क्या होता है, या सदन का नेता ही क्या होता है, आपका मुख्यमंत्री बनता है, ये नियम है। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, सदन का जो नेता था वो थी विजया राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री बने थे गोविंद सिंह, राइट, गोविंद नारायण सिंह। तो ये इसलिए यहां पर स्टार लगा हुआ, बाकी ये मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। तो स्टार के नीचे बाद में लास्ट में कुछ लिखा भी होगा, ये देखो। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चतुर्थ विधानसभा में श्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही थी। तो ये कुछ ऐसा हुआ था। द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार थी, ये जो लिखे हुए हैं नाम, द्वारका प्रसाद मिश्र, इनको डीपी मिश्र भी कहते हैं ना। इनकी तगड़ी चलती थी और इनकी और विजया राजे सिंधिया की टक्कर चलती थी। ये मतलब राजनीति में होता है, देखो, पसंद नहीं करते थे, भले ही सेम पार्टी के थे, लेकिन ये पसंद नहीं करते। तो विजया राजे सिंधिया ने डीपी मिश्र की सरकार क्या कर दी थी, गिरा दी थी। और ये जो गोविंद नारायण सिंह है, एक्चुअली कहना चाहे गैर कांग्रेसी सरकार तो यही है, क्योंकि इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा कुछ करके एक पार्टी बनाई थी नई, और विजया राजे सिंधिया ने इनके लिए बहुमत एकत्र किया था और विजय राजे सिंधिया की उसमें से क्या हो गए थे, ये क्या बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में समझौता होता है और गोविंद नारायण सिंह वापस कांग्रेस में चले जाते हैं। विजय राजे सिंधिया जनसंघ से जुड़ जाती हैं, जो कि आगे चल के भाजपा बनता है ना। तो ये कंसेप्ट है कुछ यहाँ पर। राजा नरेश चंद्र सिंह, श्यामा चरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह। तो ये कुछ इस तरह से इनके नाम हैं, आप याद करना। अर्जुन सिंह के बाद बनते हैं मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, देन मोतीलाल वोरा, श्यामा चरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह 2 बार बने, सुश्री उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान। एक ही विधानसभा सत्र में 3-3 मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो चिंता मत करना। विधानसभा का क्रम कौन सा है, 16वां है, 16वां है।
कौन सा है? 16वां, मतलब 16वीं विधानसभा गठित हुई है। ठीक, जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष ही चले विधानसभा, इसको बीच बीच में भी भंग किया जा सकता है। तो एक आध बार तो एक एक साल भी चली है ना, तो क्रम तो गिना जाएगा, माना जाएगा। जब भंग कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, उसका विघटन कर दिया जाएगा, तो फिर वो मान्य नहीं होगी, भले ही वो एक साल चली है ना। तो उसका क्रम गिन गया कि 5वीं थी, तो 5वीं पूरी हो गई है। नए चुनाव होते हैं, नई विधानसभा गठन होता है, ऐसा सिस्टम होता है। जैसे इसमें ये आपका उमा भारती पहले बनती है 2003 में, फिर उनका कुछ कर्नाटक में केस रहता है, उसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ता है। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनते हैं, इनको भी किन्हीं कारणों से इस्तीफा देना पड़ता है, तो बनते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो एक ही विधानसभा में कितने लोग? 3-3 लोग सीएम बन सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में कमलनाथ के बाद फिर वापस से शिवराज सिंह बनते हैं, एंड देन वापस से आपके मोहन यादव अब वर्तमान में बन गए। तो ये याद रखना है, ये नामों को और कॉन्सेप्ट्स को। मंत्रिमंडल, अब चूंकि अभी मंत्रिमंडल आपके एमपी में गठित नहीं हुआ है ना, अभी गठित नहीं हुआ है। मैंने पुराना मंत्रिमंडल डाल दिया है, क्या करूं, मेरे पास तो अब नई सूची है नहीं। बीजेपी अब निर्धारित करे, विवाद चल रहा है कुछ, उसमें भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जब नई सूची आएगी तो किस में जाना है आपको, आप लिख देना एमपी विधान सभा, और इसमें जाकर इस वेबसाइट में .nic. ऐसा कुछ करके आए, सरकारी वेबसाइट रहे, ध्यान रखना है ना। उसमें जाओगे तो एक तरफ अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सदस्यगण, ऐसी बिल्कुल होम पेज पर ये सारे नाम मिल जाएंगे। तो आपको जो चीज चाहिए, जिसकी लिस्ट चाहिए, मिल जाएगी। यहाँ पर राज्यपाल में क्लिक कर दोगे तो एक विकल्प खुलकर आ जाएगा कि वर्तमान राज्यपाल के पुराने राज्यपाल, मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के पुराने मुख्यमंत्री, आपके मंत्रीगण, अब उसमें भी विधानसभा का क्रम लिखा रहेगा कि 14वीं विधानसभा के मंत्री, कि 15वीं विधानसभा के, कि 16वीं विधानसभा के। तो नया जब आ जाएगा, 1-2 महीने बाद अपडेट होगा, शायद तब तक पेपर ही हो जाए, कोई मतलब ही ना निकले। और अखबार आप पढ़ते होंगे तो जो 2-4 दिन में मंत्रिमंडल बन जाएगा, तो उससे पढ़कर आप अपडेट कर लेना। तो ये मंत्रिमंडल है पुराना। नरोत्तम मिश्र चुनाव हार गए हैं, पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। गोपाल भार्गव लोक निर्माण मंत्री थे, लेकिन अब क्या है? प्रोटेम स्पीकर हैं। तो ये ठीक है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये ऐसी कुछ स्थिति है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ये डॉक्टर मोहन, ध्यान याद रखना, ये आदमी क्या थे? उच्च शिक्षा मंत्री थे। यही प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के पूर्व मोहन यादव क्या थे? तो उच्च शिक्षा मंत्री थे, ये ध्यान रखना। उच्च शिक्षा मंत्री जो कॉलेज वाली शिक्षा होती है, या कि पीजी, वो वाली शिक्षा के हेड थे। और ये खुद पीएचडी होल्डर हैं। किस सब्जेक्ट से थे? तो राजनीति विज्ञान से क्या किया इन्होंने? पीएचडी किया हुआ है। राजनीति विज्ञान में भी कुछ पीएचडी के लिए तो और छोटे स्तर पर सब्जेक्ट चुनने होते हैं। एमए इनका किससे था? राजनीति विज्ञान से था। अब इसी राजनीति विज्ञान से ही संबंधित इन्होंने कोई सब्जेक्ट चुनकर क्या किया होगा? पीएचडी किया होगा। चलो, तो हमने देखा कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमने बात की राज्यपालों की, वो खत्म हो गए। दूसरी बात की हमने मुख्य मंत्रियों की और आपके मंत्रिमंडल की। राइट, ये सब याद रखना क्रम से इसी तरह से। अब बात करते हैं हम कुछ उप मुख्यमंत्रियों की। वर्तमान में जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। वापस से आपके राज्य में मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था है वो लाई गई है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो पहले मुख्यमंत्री बने थे, मैंने पीछे भी सूची में कहीं बताया था आपको, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। गोविंद नारायण सिंह की जब सरकार बनी थी, विजया राजे सिंधिया ने जब अपना समर्थन दिया था, तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को क्या बनाया गया था? उप मुख्यमंत्री। वापस से जब गोविंद नारायण सिंह की जो सरकार थी, ये कांग्रेस के ही व्यक्ति थे। अवधेश प्रताप सिंह आपने शायद सुना हो मुझसे, कभी नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। रीवा के थे ये अवधेश प्रताप सिंह, पहले मुख्यमंत्री विंध्य प्रदेश के यही थे। कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। जब आपका 1956 में मध्य प्रदेश का गठन भी नहीं हुआ था, तब यही मुख्यमंत्री थे। उसके पहले मतलब 4 अप्रैल 1948 को जो बुंदेलखंड था और बघेलखंड था, इन दोनों को मिलाकर एक स्टेट बना दिया गया था, विंध्य प्रदेश। और ये जो विंध्य प्रदेश है, इसका हेड किसको बनाया गया था? अवधेश प्रताप सिंह को। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा।
बाद में जब 1952 में चुनाव हुए तो आपके विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने थे वो शंभुनाथ शुक्ल बने थे। तो ये विंध्य प्रदेश एक अलग स्टेट था कुछ समय के लिए, तो उसके ये मुख्यमंत्री थे। इनके ही लड़के जो थे गोविंद नारायण सिंह ये थे। ये सतना जिले में रामपुर तहसील है, यहां से विधायक होते थे। तो ये क्या करते हैं, सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ पार्टी का नाम था, शायद लोक जनशक्ति पार्टी ही था, मुझे एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता, शायद यही था। तो ये एक्चुअली पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कहलाएंगे, लेकिन चूंकि ये पहले कांग्रेस के थे, बाद में वापस से कांग्रेस में मिल गए, तो हम ऐसा नहीं मानते हैं। जब कभी पूछा जाए पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना कैलाश चंद्र जोशी ही आपको उत्तर लगाना है। ये जनता पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? जनता पार्टी के थे। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जब गोविंद नारायण सिंह की सरकार बनी तब उप मुख्यमंत्री बने, एंड देन जब कैलाश चंद्र जोशी की सरकार बनी तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री बने। कैलाश चंद्र जोशी के बाद 1978 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री भी बनते हैं, है ना, और 1980 तक यही मुख्यमंत्री रहते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। शिव भानु सिंह सोलंकी 1980 में जब ये वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, इमरजेंसी लगाई जाती है यहाँ पर, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है, अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये सीधी के चुरहट के थे, है ना। सुभाष यादव उप मुख्यमंत्री बने कब? दिग्विजय सिंह के काल में, 1993 से 1998 के बीच में। जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष या के पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ये भी दिग्विजय सिंह के दूसरे कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कुल मिलाकर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सिंह सोलंकी, सुभाष यादव एंड जमुना देवी, ये पहले क्या बन चुके थे? आपके मुख्यमंत्री बन चुके थे। 2003 से ये कॉन्सेप्ट अपने यहां लागू नहीं था उप मुख्यमंत्रियों का, क्योंकि सामान्यतः अच्छा बहुमत मिल जा रहा था। और उप मुख्यमंत्री कब बनाए जाते हैं? जब कुछ राजनीति में क्या चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, सबको संतुष्ट करना हो। ये संतुष्ट करने की एक प्रणाली है और कुछ नहीं है, है ना। जनता का पैसा बर्बाद। बीजेपी में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, फिर भी आगे लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने सबको साधने का प्रयास किया है। तो अब इनको क्या है, राजेंद्र शुक्ला को विंध्य प्रदेश इलाके से उप मुख्यमंत्री बना दिया, मालवा से बना दिया आपके मोहन यादव को मुख्यमंत्री, और मालवा के ही उत्तरी क्षेत्र से मंदसौर वाले इलाके से जगदीश देवड़ा को क्या बना दिया? उप मुख्यमंत्री। तो वो सब लोगों को साधने का एक तरीका है। ये दोनों वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। तो ये इनको याद रखिएगा आप लोग। आइए अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। कब कब लगा? ये थोड़ा सा मैंने कठिन जैसा बना रखा है, पर आप इसको सरल कर लेना और याद हो जाए तो कर लेना। अच्छी चीज है, जिस पैटर्न मैंने लिखा है वो पूरा कॉन्सेप्ट है। एस लगाने की ऐसी आदत है, एक मूवी मैंने देख लिया तो हर चीज में एस लगा रहा था। कुछ भी बोलता था तो एस लगा देता था। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? समय था 30 अप्रैल 1977 और कब तक? 26 जून 1977 तक, राइट। तो ये ज्यादा लंबा नहीं था, अप्रैल से जून तक। कब तक? मतलब ये 2 महीने भी पूरे नहीं है, ऐसा कह दीजिए आप। तो ये 1900 है, ये 1077 लिखा है। ठीक है, तो 1977 में अप्रैल से जून तक पहली बार लगता है। 5वीं से 6वीं विधानसभा था, मतलब 5वीं विधानसभा चल रही थी, उसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद फिर वो खत्म भी हो गया, मतलब वो विधानसभा भंग कर दी गई, विघटन कर दिया गया, उसका समाप्त हो गई। जब राष्ट्रपति समाप्त हुआ शासन तो फिर 6वीं विधानसभा, मतलब नए चुनाव हुए और नई सरकार बनी। जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा तो उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री श्यामाचरण शुक्ल थे। कौन थे? श्री श्यामाचरण शुक्ल। ये कब की बात है? ये 1977 की बात है। 1977 में क्या हुआ था? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, देश में भी राज्य में भी। तो ये कांग्रेस के व्यक्ति थे और इनको हटाकर कैलाश चंद्र जोशी जो कि जनता पार्टी के थे, इनकी सरकार बनती है। इस टाइम पर राज्यपाल SN सिन्हा थे, सत्यनारायण सिन्हा। ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूं। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 17 फरवरी 1980 में और 9 जून 1980 तक। थोड़ा ज्यादा बड़ा राष्ट्रपति शासन लगा, 4-6 महीने के लिए, 4 महीना मान लो, है ना। विधानसभा का क्रम कौन सा था? तो बस 5वीं विधानसभा को भंग करके 6वीं विधानसभा बनाई कांग्रेस ने।
सॉरी जनता पार्टी ने, है ना। और जनता पार्टी की जब समाप्ति हुई तो कांग्रेस ने क्या किया, छठवीं विधानसभा मतलब जनता पार्टी की सरकार को भंग किया और सातवीं विधानसभा मतलब नए चुनाव हुए और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सुंदरलाल पटवा जो थे ये किसके थे, आपके मतलब जनता पार्टी से ही संबंध मानो इनको, कांग्रेस के नहीं थे, ठीक है। और बाद में श्री अर्जुन सिंह जो थे वो कांग्रेस के बनते हैं। तो 3 साल में आप कई मुख्यमंत्री देखते हैं, जैसे कि कैलाश चंद्र जोशी थे, कैलाश चंद्र जोशी के बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा बनते हैं। कौन बनते हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और बाद में आपके सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से इतने छोटे कार्यकाल में इतने विवाद चल रहे थे ना इनके आपस में ही कि ठीक ठाक शासन नहीं चला पा रहे थे, तो सरकार गिर गई। राज्यपाल उस टाइम पर चिपुदीरा मुथाना पुनाचा इनका पूरा नाम था, ये थे। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1992 में। यह सबसे लंबा शासनकाल था, राष्ट्रपति शासन था। 15 दिसंबर 1992 में लगा ये। और ये बाबरी मस्जिद कांड आपने शायद सुना हो देश में कभी घटना वगैरह, बाबरी मस्जिद कांड। तो कांग्रेस सरकार थी, देखो अर्जुन सिंह जैसे यहाँ पर हैं। और इस टाइम पर तो आपके मुख्यमंत्री 1992 में, चलो कोई भी रहा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लिस्ट देख लेना। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार। 1992 ये रहा। कौन थे, सुंदरलाल पटवा। हाँ, तो ये कांग्रेस के नहीं थे भाई। ये सरकार किसकी थी, जनता पार्टी की समझ लो, ये कोई दूसरी पार्टी रही है। ये सब अलग अलग पार्टियां थी। जनता पार्टी तो एक बड़ी पार्टी थी, छोटी मोटी पार्टियों से मिलकर बनी थी, है ना। तो यहाँ पर सुंदरलाल पटवा, कांग्रेस की सरकार नहीं थी ऐसा समझो। मुझे याद नहीं आ रहा इनकी पार्टी का नाम, इनकी सरकार थी, राइट, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो कांग्रेस ने एक बहाना निकाला, कौन सा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की थी। तो उन्होंने क्या बहाना निकाला कि बाबरी मस्जिद कांड हुआ था उस टाइम पर, ये दिसंबर 1992 की घटना है ना। बाबरी मस्जिद शायद 6 तारीख की बात है, 6 दिसंबर, है ना। तो इन्होंने इसका बहाना निकालकर कि देश में क्या हो रहा है, आपका उत्पात मच रहा है इसको लेकर, तो इस कारण से आंतरिक सुरक्षा की बात कह के कांग्रेस ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक, 9वीं विधानसभा चल रही थी, बाद में वो भंग भी हो गई और 10वीं विधानसभा मतलब नई विधानसभा आती है नए मुख्यमंत्री के साथ, जो कि दिग्विजय सिंह थे। ठीक, तो ये बात याद रखना, सुंदरलाल पटवा जब राज्यपाल शासन लगाया गया, राज्यपाल शासन नहीं राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन अलग होता है, ध्यान रखना। अब उसको मत पूछो क्या है। दिग्विजय सिंह बाद में बनते हैं मुख्यमंत्री। और महमूद अली खान जब लगा आपका क्या ये राष्ट्रपति शासन, तो महमूद अली खान जो थे वो आपके क्या थे, राज्यपाल थे राज्य के। तो इस तरह से कुछ राष्ट्रपति शासनों की बात मैंने कर ली है, इनको भी अच्छे से आपको देख लेना है। आगे बढ़े तो कुछ अन्य तथ्य हैं, इनमें ऊपर मैं बता देता हूँ, पूरा पढ़ेंगे। आयुष विभाग, आयुष का क्या मतलब होता है, एक आपका केंद्र में व्यवस्था थी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये पूरा नाम होता है आयुष का। और ऐसा एक डिपार्टमेंट, मतलब कुल मिलाकर आयुर्वेद से रिलेटेड, है ना। देखो ये सबके कॉन्सेप्ट अलग, आयुर्वेद एक अलग है, योगा की पद्धति एक अलग है, यूनानी चिकित्सा पद्धति अलग है, सिद्धा चिकित्सा पद्धति अलग है, होम्योपैथी अलग है, राइट। तो ये सब चीजें अलग अलग है, फिर भी आप आयुर्वेद जानते ही होंगे। तो ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक विभाग बनाया गया 2008 में, आयुष, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आयुष विभाग 2008 में बना, इंपॉर्टेंट है। 52वां विभाग था ये प्रदेश का उस टाइम पर। वर्तमान में 85 विभाग हैं, 52 नहीं है। ये विभाग भी घटते बढ़ते रहते हैं अपने हिसाब से, शासन जो है तो सुविधा के अनुसार इनको बढ़ा देती है और घटा देती है। तो ये 52वां विभाग था। आयुष समझ गए होंगे आप, अभी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आयुष केंद्र आपको मिल जाएगा, आयुर्वेदिक वहां पर सिस्टम रहता है। ये यूनानी, सिद्धा चिकित्सा, ये होम्योपैथी ये नहीं रहता। आयुर्वेदिक सिस्टम के लिए आपको ये आयुष केंद्र जो है तो वहां पर मिल जाएगा। आप एलोपैथी की दवाई अभी करते हैं, कौन सी करते हैं, एलोपैथी, जो हम लोग दवाइयां खाते हैं रासायनिक वाली, उनको क्या कहते हैं, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति। और आयुर्वेदिक जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होम्योपैथी, होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है अर्क का, किसका, अर्क। ये कुछ विशेष रसायन ही होते हैं, छोटी छोटी गोलियों में इनको मिलाकर दिया जाता है। आयुर्वेद जैसे ही होते हैं, धीमी प्रक्रिया है इनकी भी, है ना, काम करते हैं, ये भी अच्छी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें क्या है, धीमी है।
तत्काल राहत नहीं प्रदान करती हैं, बाकी राहत प्रदान करती हैं, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो चिकित्सा पद्धति है पूरी, चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि एलोपैथी से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आनंद विभाग की बात करें तो आनंद विभाग, आनंद मतलब समझते हो हैप्पीनेस, क्या है? हैप्पीनेस। तो खुशी का विभाग, आनंद विभाग, मतलब लोगों की जांच पड़ताल करें कि कैसे खुश रखा जा सकता है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है। भूटान में पहली बार ये ऐसा कोई विभाग था 1972 के आसपास। भूटान से ही प्रेरित करके खुशहाली इंडेक्स जारी किया जाता है ना, खुशहाली इंडेक्स। आपको इससे क्या ही मतलब है। तो 2016 में हमने क्या बनाया है? आनंद विभाग, और ऐसा करने वाले हम फर्स्ट हैं। प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जिसने आनंद विभाग की स्थापना की है। पैसा बर्बाद है और कुछ नहीं है, ठीक, सीधी सी बात है। यहाँ पर अधिकारी तो होंगे ही भाई, इसके कोई मंत्री को दिया जाता होगा, वो पैसा खाएगा, पैसा भी जारी किया जाता होगा, हर विभाग को बजट जाता है, जो इनके कर्मचारी होंगे उनको पैसा जाता है। काम क्या, आज तक क्या आपने देखा कभी कि आपसे कोई पूछने आया हो कि आप खुश हैं कि नहीं? तो आधी चीजें तो देखो फालतू पैसा बर्बाद करती है शासन। अन्य तथ्यों की बात करें तो जमुना देवी 1952 से लगातार चुनाव जीतती रही हैं, जो कि आपका एक रिकॉर्ड रहा है। सेठ गोविंद दास 50 वर्षों तक लगातार सांसद रहे, ये भी एक रिकॉर्ड है, सेठ गोविंद दास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का गठन, मतलब मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कांग्रेस, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, केंद्र में भी काम करती है, वहां की जो सिस्टम है वो अलग है, और सेम उसी तरह से राज्य की भी एक इकाई होती है। तो ऐसी कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश में 1957 में बनाई गई है ना। पहले अलग से नहीं था सिस्टम, वही केंद्र के द्वारा सब संचालित होता था, और प्रथम अध्यक्ष इसके सेठ गोविंद दास को ही क्या किया गया था? बनाया गया था। तो इस तरह से ये मुख्यमंत्री नहीं रहे कभी, पर ठीक है, बड़े नेता थे कांग्रेस के। और इसकी जो विंग होती है NSUI, स्टूडेंट विंग जो होती है वो NSUI कहलाती है। ABVP का नाम भी सुना होगा आपने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये एक भाजपा की क्या है? बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, युवा विंग है। तो ऐसे युवा विंग भी होती है, महिला विंग होती है, ऐसे ये लोग बनाए रहते हैं फालतू पैसा बर्बाद करने के लिए। बर्बाद नहीं है एक्चुअली, ये पार्टियों का पैसा रहता है, तो इसमें क्या ही बर्बादी, उनको चंदा मिलता है। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल की बात करते हैं, बकवास एकदम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात थी कुछ किसकी? आपके कार्यपालिका की। किसकी? कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम 2 हिस्से कंप्लीट कर चुके हैं। कितने हिस्से? 2 हिस्से। कौन कौन से? तो एक हम पढ़ चुके हैं राज्यपाल की बात, क्या पढ़ चुके हैं? राज्यपाल की बात। और दूसरी हम पढ़ चुके हैं मंत्री परिषद की बात। तो तीसरा क्या बचता है? तो तीसरा बचता है आपका प्रशासनिक तंत्र। क्या बचता है? प्रशासनिक तंत्र। तो आइए अब देखते हैं हम प्रशासनिक तंत्र को। तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? तो आपने भी एक व्यवस्था देख ली, राजनीति वाली। राजनीतिक व्यवस्था क्या है कि क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री कुछ चुनिंदा लोगों से मिलकर एक कैबिनेट बनती है या कि मंत्रिमंडल बनता है, और वो मंत्रालय सबको दिया जाता है, ठीक। अब इनके अंडर में कुछ क्या होते हैं? सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। हर मंत्रालय में एक प्रमुख सचिव होता है। क्या होता है? प्रमुख सचिव। हर मंत्रालय मतलब हर विभाग में क्या होता है? हर विभाग में, ऊर्जा विभाग है उसका प्रमुख सचिव होगा, हर डिपार्टमेंट का एक प्रमुख सचिव होगा। एक पद का नाम है, इसमें IAS के लोग बैठते हैं। और वास्तव में जैसे मंत्री तो गधेड़ा आदमी भी बन जाता है ना, 5वीं पास भी बन जाएगा। तो उसको कौन वास्तव में सलाह देगा? तो वही जो प्रमुख सचिव, एक प्रकार से उस विभाग के मंत्री को सलाह परामर्श देने का काम कौन करता है? प्रमुख सचिव। इनका भी हेड, अच्छा, प्रमुख सचिवों के अंडर में सचिव आते हैं, राइट। सचिवों के अंडर में उप सचिव आते हैं। अब इनका सबका अपना अपना काम होता है। उप सचिव समझ लो कलेक्टर जो होता है, एक IAS जो अधिकारी होता है ना, उसकी शुरुआत ही कहां से होती है? उप सचिव स्तर से। कहां से होती है? उप सचिव। तो IAS अधिकारी एक उप सचिव स्तर का अधिकारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सचिव, सचिव के बाद प्रमुख सचिव, ऐसे पदों में बढ़ोतरी होती जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही बढ़ते बढ़ते आप यदि कैबिनेट सचिव बन गए, क्या बन गए? कैबिनेट सचिव, तो वो सबसे बढ़िया पद होता है, मतलब किसी भी सेवा का प्रमुख पद यही है, यहीं तक आपको जाने की लालसा रहती है।
केंद्र में ये कैबिनेट सचिव कहलाता है, राज्यों में ये कहलाता है CS चीफ सेक्रेटरी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य सचिव, है ना, क्या कहलाता है, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव सभी IAS अधिकारियों का बाप होता है, ठीक, मतलब मेन हेड कौन होता है, मुख्य सचिव। जैसे आपने सुना हो शायद DGP, तो पुलिस में DGP एक पद है जो कि सबसे बड़ा पुलिस वाला है, पूरे राज्य स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी DGP कहलाता है, ठीक। DGP पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है, मंत्री से ऊपर नहीं है, पर अधिकारियों में सबसे बड़ा है, क्लियर। तो ऐसे ही मुख्य सचिव जो IAS अधिकारी होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है। तो ये कुछ व्यवस्था है जो मैंने साधारण से समझाने का आपको प्रयास किया है कि कैसे आपकी व्यवस्था है। मतलब आप IAS बनेंगे तो क्या होंगे, आपको किसी भी विभाग में उप सचिव स्तर का पद दिया जाएगा। अब सब लोग सोचते हैं जो IAS बनते हैं सबकी बुद्धि क्या चलती है कि बस IAS मतलब कलेक्टर, DM, कलेक्टर एक अलग पद है, DM एक अलग पद है, ध्यान रखना, सामान्यतः दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, तो ये बन जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, है ना, हम कलेक्टर या IAS बनकर सीधे कलेक्टर या DM नहीं बनते हैं। ये तो डिसाइड होता है कि भाई कौन कलेक्टर बनेगा, कौन DM बनेगा, है ना, मिनिस्टर्स लोग या कि विभाग का अधिकारी जो है वो डिसाइड करता है ना। सब कोई नहीं बन जाता है, किसी को पशुपालन विभाग दे दिया जाएगा, किसी को कोई विभाग दिया जाएगा, वहां पर IAS अधिकारी जो शुरू में नियुक्त हुआ है उसको उप सचिव स्तर का बन, अब जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ता जाएगा, प्रमोशन होता जाएगा, तो वो धीरे धीरे किसी विभाग में सचिव बनेगा, धीरे धीरे किसी में प्रमुख सचिव बनेगा, और यदि बहुत कम आयु में उसने ये IAS का पद पर IAS बना है वो, तो आगे चलकर क्या बन जाएगा, मुख्य सचिव, क्या बनेगा, मुख्य सचिव बन सकता है। अब ध्यान रखना कि जब ये IAS लोग ही यहाँ पर राज्य में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर जो केंद्र में व्यवस्था होती है कैबिनेट सचिव की, उसमें कौन जाता है, तो यही व्यक्ति जो सबसे कम आयु में IAS लोग बन जाते हैं, तो इन्हीं IAS लोगों को, ये IAS लोग राज्य में सेवा करते हैं, है ना, राज्य में सेवा देते हैं अपनी, इन्हीं में से कई IAS अधिकारियों को डेपुटेशन मिलता है, केंद्र सरकार अपने अंतर्गत उनको ले लेती है, और फिर वहां पर प्रमोशन होते होते वो लोग कहां पहुंच जाते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं कैबिनेट सचिव तक। तो ये व्यवस्था है अधिकारियों की। तो इसमें अब एक आपका क्या है, राज्य सचिवालय राज्य में क्या होता है, एक सचिवालय होता है। तो राज्य सचिवालय क्या है भाई, तो मंत्रियों एवं विभागों के मध्य समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना। तो जो मंत्री है, जो विभाग का हेड है ना, विभागों में जो सचिव वगैरह होंगे, अधिकारी होंगे, और मंत्री तो जानते ही हो अनपढ़ लोग, तो इनके बीच में समन्वय और सामंजस्य स्थापित कौन करता है, यही सचिवालय करता है। इसका प्रमुख कौन कहलाता है, मुख्य सचिव कहलाता है। कौन कहलाएगा, मुख्य सचिव, की सबसे हर विभाग में, हर विभाग से जुड़ा हुआ एक सचिव होगा, प्रमुख सचिव होगा, और इन सभी विभागों और सभी प्रमुख सचिवों के ऊपर कौन होगा, आपका मुख्य सचिव होगा। तो जैसे इन नेताओं का एक क्या हो गए, ये मंत्री हो गए और ये प्रमुख सचिव हो गए, तो इन प्रमुख सचिवों का हेड कौन हो गया, मुख्य सचिव, और यहाँ कौन होता है, मुख्यमंत्री। राजनेता में जो भी मंत्री वगैरह होते हैं वो सब किसको रिपोर्ट देते हैं, मुख्य मंत्री को देते हैं। तो उसी तरह से ये है आपका, तो ये मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आपका मुख्य सचिव जो है वो आपके मुख्यमंत्री को भी क्या करता है, सलाह व परामर्श देता है। तो देखिए ये मंत्रियों और विभागों के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है, ऐसा कोई डायरेक्ट फैक्ट नहीं है, बस ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। सचिवालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। कहाँ है ये सचिवालय, भोपाल में। अच्छा, इसकी बिल्डिंग का नाम इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भवन। क्या नाम है, वल्लभ भवन। भोपाल में 2 बिल्डिंगे हैं, 2 क्यों, 3 बिल्डिंगे हैं। एक बिल्डिंग है विंध्याचल भवन, दूसरी है सतपुड़ा भवन, और तीसरी है वल्लभ भवन। तो वल्लभ भवन थोड़ा ज्यादा बड़े अधिकारियों की बिल्डिंग कहला गई। सारे विभाग के मंत्री जो होते हैं या कि जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, प्रमुख सचिव वगैरह, वो इस बिल्डिंग में बैठेंगे, और फिर ये लोग जो योजना नीति बनाएंगे, जो भी करना होगा, वो फिर कहां, सतपुड़ा में और विंध्याचल भवन में बैठे हुए कुछ सचिव लेवल के अधिकारी जो होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में क्या है, निदेशालय होता है। क्या होता है, निदेशालय एक शब्द है, डायरेक्टोरेट, निदेशालय, है ना। इसको हम संचलनालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचलनालय। तो ये चीज जो होती है, यहां पर सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, और ये लोग वास्तव में एग्जीक्यूट करने के किसी भी काम को करते हैं। कि मान लो किसी मंत्री ने नीति बनाई,
है ना। उसकी सलाह करने के लिए कौन हुआ, प्रमुख सचिव है यहाँ पर, कैसे क्या करना है सब कुछ। अब ये लोग अब कैसे एग्जीक्यूट करना है वो अपने नीचे के अधिकारियों को भेजेंगे, तो वो चीज कहाँ आएगी, निदेशालय में आएगी। और जिस डिपार्टमेंट से संबंधित वो काम होगा उस डिपार्टमेंट के निदेशालय को, वो निदेशालय का नाम भी डिपार्टमेंट के नाम पर, मान लो ऊर्जा विभाग है तो ऊर्जा निदेशालय ऐसा नाम से वहां पर ऑफिस होगा, और ऊर्जा निदेशालय में वो मामला जाएगा, और वहां का जो अधिकारी होगा वो अपने से नीचे कलेक्टर को, यानी कि जो आईएएस अधिकारी होंगे और जो भी अधिकारी होंगे उनको भेज देगा। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। ठीक, तो ये जो राज्य सचिवालय है ये सबसे प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो एक होता है शासन, शब्द का बड़ा मतलब है यहाँ, और एक होता है प्रशासन। तो प्रशासन में समझ लो कि अधिकारी वर्ग है, और शासन में मान लो राजनीति वाले जो नेता है, मंत्री हैं, वो लोग। तो प्रशासनिक संस्था है ये सबसे बड़ी राज्य की, ये ध्यान दीजिएगा। नीति रचना करने में हेल्प करना, विधायी कार्यों में राज्य सरकार को सहायता देना, नीति और कार्यक्रम, है ना, नीतियां समझते होंगे आप लोग, जैसे वन नीति है, स्वास्थ्य नीति है, जनसंख्या नीति है, इन सबको बनाना। कार्यक्रम मतलब जो बीच बीच अभियान वगैरह चलते हैं, योजनाएं बनती हैं, वो सब। और जो अभियान या नीतियां बनती हैं उनके परिणामों की पुनरीक्षा और पुनरावलोकन करना। कार्मिक प्रशासन मतलब जो नीचे के अधिकारी वर्ग हैं उनके लिए नीतियां वगैरह, उनकी नीतियों को निर्धारित करना, ऐसा होता है आपका इनका काम। इसमें आपको एक तथ्य है वल्लभ भवन, ये मत भूलना, और सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था है, ये मत भूलना। बाकी सब सिर्फ याद रखना, आपको समझने की बात है। शायद आपको ये राज्य की व्यवस्था समझ में ना आती हो, तो अभी मैंने आपको समझा दिया है। जो राज्य सचिवालय होता है उसका जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव की बात कर ले। मुख्य सचिव किसी भी राज्य का शीर्ष स्तर पर स्थित अधिकारी होता है जो सचिवालय के उचित व व्यवस्थित कार्य का संचालन करता है। ये सभी सचिवों का मुखिया होता है और लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। तो ये जो अधिकारी होते हैं उनको लोक सेवक कहते हैं, इसलिए इनको लोक सेवाओं का अध्यक्ष कहा जा रहा है। इसकी जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री करते हैं और अपने स्वविवेक से करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये क्या कर सकते हैं, मुख्य सचिव बना सकते हैं। सामान्यतः जो आपके एजेड लोग होते हैं, मतलब जिनको क्या है, जो आईएएस अधिकारी क्या होने वाले होते हैं, रिटायर होने वाले होते हैं, उनको बनाया जाता है। पर उसमें भी 4-5 लोग होते हैं ऐसे निकलकर, तो उसमें भी जिसका मुख्यमंत्री से ज्यादा अच्छा संबंध होता है, देखो सबका अपना व्यक्तिगत मामला होता है। हर अधिकारी को आप देखेंगे तो कोई बीजेपी की ओर झुका होता है, कोई कांग्रेस की ओर, वो समझ में आ जाता है उसके कामों से, है ना। तो जो लोग भी बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं तो वो अपना मुख्य सचिव बीजेपी जैसे देखेगी व्यक्ति को, कि किस तरफ इसका झुकाव है और किसके हित में ज्यादा काम करता है, वो अपना बना लेते हैं। मान लो कि सरकार आती है, जब भी आपने देखा होगा कोई सरकार बदलती है, जैसे कमलनाथ आए थे तो कमलनाथ ने अपने हिसाब से मुख्य सचिव बना लिया, सभी आयोगों के अध्यक्षों को चेंज कर दिया। बाद में जब शिवराज सरकार आई तो उसने सबको चेंज कर दिया, है ना, डीजीपी बदल दिया, मुख्य सचिव बदल दिया। क्यों, वही मामला क्या होता है, ये लोग भी अधिकारी जो होते हैं ये लोग भी कुत्ते ही होते हैं एक नंबर के, है ना, भारी भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप लोग समझते होंगे कि अधिकारी हैं तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्या कुछ अच्छा, ये नेताओं से ज्यादा भ्रष्ट ये सबसे पढ़े लिखे लोग अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टता के मामले में, है ना। ये भ्रष्ट लोग जो है वो, जो न्यायिक व्यवस्था है आपकी वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। दूसरी पुलिस व्यवस्था ये भ्रष्ट है। ये अधिकारी गण ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है जो सबसे ज्यादा पढ़ लिख कर आते हैं, है ना। अब न्यायाधीशों से बढ़कर है कोई पढ़ा लिखा, इतने कानून सब कुछ याद करके रखते हैं, तो इनको तो आदमी गाली देता रहता है ना। इनमें भी बहुत कंपटीशन है भाई। नेता एक बार बनकर देखो, समझो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ में टिकटें मिलती हैं, कितना खर्च करके चुनाव लड़ो, 10 कंपटीटर हैं आपके एकदम तगड़े वाले, ये इनसे जाकर जब जीत कर आओगे तो थोड़ा बहुत अब भ्रष्टाचार करते हैं तो क्या करोगे, लेकिन वो सब कोई कर रहा है जो कि, तो हम सिर्फ बुरा किसको समझ रहे हैं, इन नेताओं को ही। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ जरूरी है और बस थोड़ा बहुत सुधार की आवश्यकता है, मैं तो ये कहता हूं। ठीक, तो किसी को भी गाली देने से पहले उसके पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो मैं बात कर रहा था इन अधिकारियों की, तो इनका भी झुकाव होता है और ऐसे ही व्यक्ति को मुख्य सचिव बना दिया जाता है। ठीक, चलिए अभी के लिए मुख्य सचिव कौन है ये सब काम आप पढ़ते रहना, वही काम है जो पीछे अपन ने देख लिया है। वीरा राणा हाल ही में 2-4-10 दिन ही हुआ है, इनको क्या किया गया है, मुख्य सचिव बनाया गया है। ये अभी अस्थाई है, स्थायी रूप से नहीं बनाया गया है, पर क्या पता यही बन जाए। इसके पहले कौन थे, इकबाल सिंह बैंस, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1-2 बार, लेकिन अब फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती, इनको आगे बढ़ाते जाते तो काफी समय से थे, 2-3 साल से थे। तो वीरा राणा क्या बन गई है, महिला है, ये ध्यान रखना, मुख्य सचिव है आपकी। और दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ये याद रखना। पहले मुख्य सचिव कौन थे, एच एस कामत साहब, मध्य प्रदेश में पहले मुख्य सचिव कौन थे, एच एस कामत।
पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बुच। ये पहली महिला IAS अधिकारी भी है मध्य प्रदेश की, ये याद रखना है। वर्तमान में कौन है? तो वीरा राणा, जिन्होंने स्थान लिया है श्री इकबाल सिंह का। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना। मुख्य सचिवों की सूची है, याद हो जाए तो कर लेना, ना याद हो तो कोई बात नहीं, ठीक। पहले और अंतिम जरूर याद रखना। ये HS कामत पहले मुख्य सचिव थे। इनका कार्यकाल देखो बड़ा लंबा था, है ना, 1956 से 63 तक, सोचो 9 साल तक, 4 3 7 7 साल तक, बड़ा लंबा होता है। मुश्किल से 1 या 1.5 साल के लिए मुख्य सचिव बनते हैं, ये तो बहुत लंबे। शुरुआत में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। RP नरोन्हा, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, प्रशासनिक अकादमी इनके नाम पे भोपाल में, तो इनको भी आप याद रखना, 63 से 68 तक। देन RP नायक, RP नरोन्हा, SC वर्मा, ये अब लोक सेवा आयोग ने कुछ राज्य सेवा की परीक्षाओं में इनके नाम ऑप्शन में दे रखे थे, इसलिए मैंने इनको क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। MS सिंहदेव, सिंहदेव समिति एक बार बनी थी 1998 के आसपास। निर्मला बुच पहली महिला IAS अधिकारी और पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं। R परशुराम, ये सब लेटेस्ट हैं, है ना, जब से मैंने पढ़ना जानना शुरू किया है तब से इनके नाम मैं सुनता रहा हूं, इसलिए मुझे लगे तो मैंने इनको नोट कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। तो R परशुराम 2012-13, जब से मैं समझदार हुआ था, मतलब ये सब समझने की क्षमता आई मुझ में। पहले तो स्कूलिंग में कौन क्या जानता है कि पढ़ना है, रट्टा मार लेते थे, हमको समझ में नहीं आता क्या काम आएगा ये भविष्य में, पर बाद में चीजें जब समझ में आई तो ये मुख्य सचिव थे। एंटोनी J ढीसा, ये बाद में बने, फिर बसंत प्रताप सिंह, अब ये निर्वाचन आयोग के हेड हैं। सुधीर रंजन मोहंती, M गोपाल रेड्डी, इकबाल सिंह बैंस। तो आप सोच रहे हो कि इतना पुराना आदमी मैं है ना। तो ये स्कूलिंग के बाद की बात है, स्कूलिंग का जब कॉलेज में था तब से मुझे ये चीजें पता चली हैं, ठीक है। 2016 तक जो है मैं कॉलेज में था। चलिए आगे बढ़े। वीरा राणा वर्तमान में निदेशालय या संचालनालय है, बस ये याद रखो कि जो सचिवालय है उसके अधीन एक और संस्था है जिसे हम संचालनालय या निदेशालय या डायरेक्टोरेट कहते हैं। तो पहले स्तर पर राजनैतिक प्रमुख होता है, दूसरे स्तर पर सचिवालय या सचिव लोग जो होते हैं वो, और तीसरे स्तर पर कौन आता है? संचालनालय आता है। ये मेन है, ऊपर की कार्यवाही जो है सबसे बड़े अधिकारी इन्हीं 3 संस्थाओं में, यानी कि जो वास्तव में नियम कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूट तो वास्तव में नीचे के अधिकारी को ही करना है, तहसील स्तर पर तहसीलदार करेगा, जिला स्तर पर कलेक्टर करेगा, है ना, ये वास्तव में एग्जीक्यूटर है। लेकिन वापस ऊपर बनाने का किसको क्या काम देना है, ये सब संचालनालय स्तर पर हो जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन जरूर याद रखना, ये आपके किसके लिए हैं? आपके निदेशालय के लिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जनसंपर्क विभाग है तो जनसंपर्क निदेशालय है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग है तो खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय है। सिंचाई विभाग है तो सिंचाई निदेशालय है। तो जो विभाग है उन्हीं के नाम पर ये निदेशालय है। कहीं ना कहीं विभाग से 1-2 ज्यादा है, तो जैसे एक मंत्रालय होता है, एक मंत्रालय है, मंत्रालय के अधीन क्या होते हैं? विभाग। एक मंत्रालय में 1 से अधिक विभाग हो सकते हैं, उसी तरह से एक विभाग में 1 से अधिक क्या हो सकते हैं? निदेशालय हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? निदेशालय हो सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इस बात को, ठीक। चलिए आगे चल, इनसे भी नीचे प्रभाग होता है, पर ठीक है उनको छोड़ो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, है ना, दिमाग क्या हो जाएगा, शून्य। चलो अब क्षेत्रीय संचालन में आ जाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं, हमने सबसे ऊपर के अधिकारियों को देखा जो कि भोपाल में बैठकर खाली काम करेंगे। अब हमको नीचे पहुंचना है कि वहां से जो चीज आएगी तो वो किसके पास आएगी? तो संभागायुक्त, एक ये भी IAS अधिकारी ही होते हैं, तो इनके अंडर में 3-4 जिले होते हैं। इनके अंडर में क्या होते हैं? 3-4-5-6 जिले होते हैं, और ये फिर वापस यहां से बंटवारा करेंगे किस कलेक्टर को, किस अधिकारी को क्या काम सौंपना है। तो ये एक बढ़िया विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, एक व्यक्ति थोड़ी कर सकता है इतना बड़ा काम। तो ये क्षेत्रीय संचालन कहलाता है ना। क्षेत्रीय स्तर पर अब देखें, निचले स्तर पर देखें कि क्या व्यवस्था है, ठीक। तो हम देखेंगे, संभागों की बात करेंगे। 10 संभागों में बांटा गया है हमारे प्रदेश को, 55 जिले हैं, 428 तहसीलें हैं और 313 विकास खंड है। संभाग आप जानते हैं 4-6 जिले मिलकर क्या करते हैं? संभाग बनते हैं, कई बार तो 8 भी हो जाते हैं। जबलपुर में 9 जिले हैं, क्लियर। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 9। इंदौर के अंतर्गत कितने आते हैं? 8। रीवा के अंतर्गत कितने आते हैं? 6। ये इस तरह से व्यवस्था है। तो 55 जिले, 10 संभाग। संभाग आप जानते हैं, जिले आप जानते हैं, तहसीलें भी आप जानते हैं। विकास खंड मतलब तहसील स्तर पर ही आप समझ लो, जैसे कि तहसीलें तो 428 हैं,
तो एक या दो तहसीलें मिलकर एक विकास खंड बनता है, और विकास खंड में शिक्षा, नाली, इनसे रिलेटेड काम होते हैं। तहसीलदार तो एक्चुअली एक प्रकार का कोर्ट है, या कि राजस्व से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो देखता है, लैंड रिकॉर्ड वगैरह स्थापित करता है। लेकिन वहीं पर उसी इलाके में जो विकास कार्य हैं वो कौन देखेगा, तो विकास खंड अधिकारी होता है, वो देखता है। तो उसके लिए आपको ज्यादातर मामलों में तो तहसील के नाम पर ही विकास खंड तहसील मिल जाएगी, राइट। तो चिंता मत करो, ये विकास खंड जो होते हैं वो विकास से रिलेटेड काम करने के लिए होते हैं, और तहसीलें आपके राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है ये तहसील। और तहसीलदार जो होता है वो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड आदमी है, मतलब जो भूमि अभिलेख हैं उनको रखना, उनको एकत्र करना, उनको बनाना, ये सब काम है। उससे रिलेटेड कोई मामला है तो उसकी सुनवाई करना, उसका अधिकारी कौन कहलाता है, तहसीलदार कहलाता है। तो ये आपने अब समझ लिया। संभाग का प्रमुख कौन कहलाता है, संभागायुक्त, आईएएस अधिकारी होते हैं। जिले का प्रमुख कौन कहलाता है, डीएम या के कलेक्टर, है ना। अपने अलग अलग काम है इनके, अब ये समझाने की जरूरत मुझे नहीं है यहाँ पर, आप अपने से पढ़ते रहना, यूट्यूब में सर्च कर लेना क्या फर्क है, ठीक। तो डीएम या कलेक्टर, कलेक्टर का जो पद है वो राजस्व से रिलेटेड है। देन तहसीलें, तहसीलें भी, तहसीलदार भी किससे रिलेटेड है, राजस्व से रिलेटेड एक पद है तहसीलदार, ठीक है। 428 ऐसी तहसीलें हैं, 313 विकास खंड है। तो विकास खंड अधिकारी कहलाता है विकास खंड का प्रमुख, तहसील का प्रमुख तहसीलदार कहलाता है, जिले का प्रमुख डीएम या कलेक्टर कहलाता है। चलो एक एक करके चर्चा करते हैं। संभाग, तो कुछ जिलों का समूह संभाग कहलाता है, इसका उच्चतम अधिकारी संभागायुक्त होता है, जो कि प्रमोटेड आईएएस अधिकारी होता है। जिला प्रशासन समन्वित व नियंत्रित करता है, मतलब जो 6 जिले इसके अंतर्गत आएंगे, 8 जिले आएंगे, उनको नियंत्रित करना। ये लोग जो इंदौर के कलेक्टर डीएम होंगे वो सब संभागायुक्त को सूचित करेंगे, अपने काम की रिपोर्ट देंगे। 10 ऐसे संभाग है हमारे यहाँ पर। कौन कौन से संभाग हैं, तो जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। तो ये 10 संभाग है, इनको रट्टा मार लेना भाई। सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। मैप दिखा देते हैं, वहीं समझ लो। ये देखो, ये अलग अलग कलर में है। ये कलर जो पीला पीला है ये रीवा संभाग है, ये सागर संभाग है, ये है सागर, है ना। इसके अंतर्गत ये ऊपर के 6 जिले आते हैं। ये आपका शहडोल है, 3 जिले आते हैं। ये आपका जबलपुर है, यहाँ पर कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से एक जिला अलग हो गया है, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये सारे संभाग हैं। तो इनको इस चित्र से ही देखकर याद कर लेना। देखो भाई, है ना, पहले संभाग के नाम देख लेना, जैसे कि ये भोपाल संभाग है, उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, यहाँ पर आपका ग्वालियर संभाग है। तो ग्वालियर जिस कलर में है ना, तो ये नीचे के जिले क्या है, उसी संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर चंबल संभाग है, जिसका हेडक्वार्टर मुरैना में है, राइट। तो ये 3 जिले आपके आते हैं, तो इनको पढ़ लेना एक बार। अब मैं यहाँ पर सिर्फ बांचने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ना आपको है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम है, और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। तो ये कुछ संभाग हैं जिनको अलग अलग कलर में दिखाया गया है। सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, आपको दिख ही रहा होगा, इस मैप में ही देख लो ये कितना बड़ा क्षेत्रफल है ना। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ये क्षेत्र में भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन अब इंदौर की जनसंख्या इतनी अधिक है कि ये जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि यहाँ जनसंख्या कहीं ना कहीं डिंडोरी, मंडला, बहुत विरल जनसंख्या है, बालाघाट सिर्फ जंगली इलाका है, आबादी कम है ना। जबकि इंदौर, धार, यहाँ पर सब क्या है, अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा हैं, तो आबादी अधिक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर सबसे बड़ा, शहडोल सबसे छोटा, इंदौर क्षेत्रफल जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग, शहडोल वापस से जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे छोटा है। तथ्य गलत मिलते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको चंबल मिल जाएगा, कहीं काट देना, सीधे उस पेज को फाड़ के फेंक देना। शहडोल संभाग सही है, ठीक है, याद रखना, लगा देना। यदि कहीं पूछा जाए और आपका आंसर चंबल मान लिया जाए, शहडोल ना माना जाए, तो फिर मेरे पास आना, संपर्क साधना, मैं आपको सरकारी स्रोत बताऊंगा, फिर कोर्ट में अपन चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये संभागों की बात थी। जिले भी होते हैं इकाई के रूप में, अब जिले तक पहुंचते हैं। जिले का प्रमुख कौन कहलाता है, जिलाधीश, जिसको आप डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही होता है कलेक्टर आपका। जब वो राजस्व से संबंधित काम करता है तो कलेक्टर, जब वो और दूसरे काम करता है, जैसे निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है, विकास कार्य करवाने हैं वो करता है ना, तो वो सब क्या कहलाता है, फिर डीएम के अंतर्गत आता है। 55 जिले हैं कुल मिलाकर। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, सबसे छोटा जिला दतिया है, ठीक है। वर्तमान में निवाड़ी है, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार दतिया है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, इंदौर।
और सबसे छोटा जनसंख्या के दृष्टिकोण से हरदा है। मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें ये आंकड़े देख लीजिएगा। और वर्तमान स्थिति में देखें तो निवारी है। निवारी ये क्या है, जब से जिला बना है ना। अब अभी भी कोई छोटा और हो गया होगा तो अभी आंकड़े नहीं है ना अपने पास। मैहर बन गया है, ये भी मुझे छोटा लगता है, कौन निवारी से भी ना छोटा निकल जाए। तो क्या ऐड किया है इन लोगों ने, क्या कैसा है, कितनी पॉपुलेशन, इसके आंकड़े नहीं है अपने पास, तो अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन निवाड़ी और आगर मालवा जब शुरू में बने थे 2013 में, कौन सा जिला बना, 2013 में आगर बना, तो वही सबसे छोटा निकल कर आया था। उससे भी छोटा आपका क्या बन गया, निवारी। निवारी बना तो 4 लाख की आबादी है इसकी, और 1300 कुछ 70-80 क्या इतना वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से निवारी सबसे छोटा जिला है। उसके बाद जो 3 जिले बने हैं, कौन कौन से, एक मैहर है, दूसरा पांढुर्ना है, कौन सा, पांढुर्ना, और इसके पहले आपका मऊगंज। तो मऊगंज 53वां जिला था, राइट, 54वां आपका पांढुर्ना, 55वां आपका मैहर। तो इन जिलों के भी आंकड़े नहीं है, कौन छोटा कौन बड़ा, क्षेत्रफल क्या कैसा है, अपने पास अभी नहीं है। तो अभी नहीं परेशान होना है, थोड़े दिन में ये सब इनकी वेबसाइट वगैरह बनेगी, इनमें डेटा वो डाला जाएगा। चलिए, तहसील, जिलों के अंदर भी एक जिले में कई तहसीलें होती हैं। तो तहसील एक कार्यालय है, राजस्व कार्य हेतु गठित किया गया है, किंतु वर्तमान में यह विभिन्न प्रकार के कार्य भी संपन्न करता है। जैसे कि भू राजस्व का कार्य है, उसका संग्रहण करना, भू राजस्व समझते हो ना, भूमि पर जो राजस्व लिया जाता है उसका संग्रहण करना, मुकदमों की सुनवाई करना, कैसे, जमीन जायदाद का जो विवाद होता है उसकी सुनवाई यही तहसीलदार करते हैं। भू अभिलेख संधारण, मतलब संधारण मतलब रखना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड, भू अभिलेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैंड रिकॉर्ड, ये सब रखना, इसके प्रमुख को तहसीलदार कहते हैं। 428 तहसीलें हैं, पीछे डेटा जो लिखा था वो सही था, 428 तहसीलें, इनको लघु जिला भी कई बार कह दिया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ पन्ना में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रौण नाम की जगह है भिंड में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील मंडला है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। इनको रट लेना। ये आंकड़े हैं, तहसीलें कितनी हैं, तो ये बढ़ गई हैं, ये थोड़ा सा पुराना पेज है मेरे पास, 428 है, और चीजें बदली नहीं है। ये जिले 55 हो गए हैं, इनको याद करना है ना। तो जिले 55, 428 तहसीलें, विकास खंड 313, इसमें भी आदिवासी विकास खंड 89, ये चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखना, जो चेंज होगा मैं बताऊंगा। कुल शहर या नगर 476 हैं। कुल ग्रामों की संख्या 54,903 है, जिसमें से राजस्व ग्राम कितने हैं, 53,738। इसका क्या मतलब, इनको रट लेना भाई। 54,000 कुल गांव है, इसमें से राजस्व ग्राम कितने हैं, 53,738। मतलब जो आपका गांव होगा, एक होता है वन गांव और दूसरा होता है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में सभी प्रकार के विकासात्मक कार्य किए जाएंगे, सरकार के द्वारा करवाए जाएंगे। नाली बनवाना, हैंडपंप की व्यवस्था, पानी की सुविधा, शादी बारात, सब चीजें वो व्यवस्थित करवाएगी सरकारी। लेकिन वन ग्राम में कुछ नहीं करवाया जाता है। जो वनों के आसपास लोग रहते हैं उनको वनग्राम कह देते हैं, चूंकि आबादी है तो शासन उनको नहीं भगाती है, मानवता के नाते उनको नहीं मारती पीटती है कि वहां से खाली नहीं करवाती है, उनको वनग्राम की श्रेणी में रखा जाता है। और वहां बहुत खास विशेष कार्य नहीं होते हैं, है ना, कि नाली बनवा दिया या कि वहां पर सड़क बनवा दी, ये सारे काम वहां पर उसके लिए वो लोग उम्मीद नहीं रखेंगे, है ना। मतलब वो लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ सड़क क्यों नहीं है, तो वो वन ग्राम होते हैं। ठीक, तो ये आबादी में बसे हुए लोग हैं। 53,738 गांव जो है, यहाँ पर सरकार को विकास काम करना पड़ेगा। नगर निगमों की संख्या है 16, नगर पालिकाओं की संख्या 99, 293 नगर परिषदें हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, मुझे पता नहीं है, 98 शायद हो गई हैं आपकी नगर पालिकाएं, एक घट गई है ना। कैसे घट जाएगी, रुको रुको समझते हैं। नगर पालिका है ना, तो नगर पालिका नगर परिषद थोड़ी बन जाएगी क्या, नहीं, ये बढ़ जाएगी। 100 नगर पालिकाएं, एक बढ़, मतलब मैंने पेपर में पढ़ा था, ये एक नगर परिषद को क्या कर दिया गया है, नगर पालिका बना दिया गया है, तो वही डेटा कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये 99 थी, तो एक नगर परिषद को नगर पालिका बना दिया गया, तो इनकी संख्या 100 हो जाएगी और इसकी संख्या 292 हो जाएगी। ये चेंज हो गया डेटा, ठीक, ये याद रख लेना। आप ये भी याद कर लोगे ना जो लिखा है, तो भी परेशानी नहीं है, ये भी अपडेटेड ही था, लेकिन बिल्कुल नई रिपोर्ट में बता रहा हूँ, और ये सरकार की वेबसाइट से निकाला हुआ है मध्य प्रदेश डायरी आती है उससे। आगे चलें तो ग्राम पंचायतें कितनी हैं,
देखो एक ग्राम होते हैं और 2-3 ग्राम मिलकर एक पंचायत बनती है, तो 22,812 ग्राम पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायतें हैं, जितने की आपके विकास खंड है। ठीक, जिला पंचायत कितनी है? 51, ये आंकड़ों के अनुसार है, क्योंकि ये नए नए जिले हैं तो अभी यहाँ पर सब इनका गठन प्रॉपर नहीं हुआ है। आप 52 याद कर लेना, निवाड़ी में बन गई है। आईजी, पुलिस व्यवस्था में जाएंगे तो आईजी एक अधिकारी होता है और उसके लिए 11 जिले डिसाइड है, मतलब 11 केंद्र हैं आईजी के लिए। डीआईजी रेंज कितनी है? तो डीआईजी रेंज कितनी है? 15 है। ठीक है, ये पुलिस अधिकारी होते हैं। सबसे बड़ा तो आप जानते हैं डीजीपी है, डीजीपी के नीचे होता है आईजी, आईजी के नीचे होता है डीआईजी। तो अब इनकी संख्या तो बहुत नहीं होगी। और फिर होते हैं आपके, मान लो सीधे अपन जंप कर जाए तो एसपी, मान लो हर जिले में एसपी होगा, फिर कुछ जिलों को मिलाकर एक डीआईजी और कुछ डीआईजी वाले इलाकों को मिलाकर आईजी, और फिर सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। तो ये आईजी पुलिस जोन कितने हैं? आपके 11, डीआईजी पुलिस जोन कितने हैं? 15। आपके पुलिस जिले कितने हैं जिसमें एसपी होगा? तो आप कितने हो गए हैं? 55। पहले कितने थे? 52। अब वहां भी जो नए जिले बने हैं वहां भी एसपी वगैरह की जो नियुक्ति है वो कर दी गई है, उनके नाम भी, पर आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल रूम कितने हैं? 51 है। उसके अलावा पुलिस उप संभाग 185, पुलिस थाने 1177, पुलिस चौकियां 623, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आंकड़े हैं, कुछ इनको याद रख लेना भाई, है ना, यहां से प्रश्न आते हैं। आइए, अभी हमने एक सामान्य प्रशासन देखा, उसको क्या बोलते हैं? जो अभी हम प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे उसको हम सामान्य प्रशासन कहते हैं, है ना। उसके लिए एक विभाग भी है, सामान्य प्रशासन विभाग ठीक है, तो वो सामान्य प्रशासन था। अब आ जाते हैं पुलिस प्रशासन में। तो ये प्रशासन है, प्रशासन हर जगह के लिए अलग अलग होगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस प्रशासन है। वनों से संबंधित चीजों के लिए क्या होगा? वन प्रशासन होगा। राजस्व से संबंधित चीजों के लिए राजस्व प्रशासन होगा। तो सबके लिए अपने अपने अधिकारी हैं, चिंता मत करना। तो ये पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सामान्य प्रशासन के बाद पुलिस प्रशासन जरूरी होता है। बाकी वन प्रशासन हम वन में पढ़ चुके हैं, आपको मैंने अधिकारियों के नाम भी बताए थे और किस किस को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम जिला, तहसील इसमें बांट रहे हैं, वहां पर हम लोग वन वृत्त, वन मंडल इनमें बांट रहे थे, आपको याद हो तो, है ना, परिसर इस सब में। तो राजस्व का भी मामला ऐसे ही रहता है। ठीक, उसके भी सब अपने अपने अधिकारी होते हैं। तो हमको इन सब में नहीं जाना है, कम से कम पुलिस प्रशासन तो देख लेते हैं। पुलिस जो है वो किसके अंतर्गत काम करती है? गृह मंत्रालय के अधीन होती है। मध्य प्रदेश में जो पुलिस का ध्येय वाक्य है ना, मोटो जो है वो देशभक्ति जनसेवा है। आप उसके बिल्ले में, मतलब आप उसके जो टैग वैग होते हैं, माथे पर जो टोपी वोपी लगी रहती है, उसमें सब देखेंगे तो ये लिखा रहता है ना, देशभक्ति जनसेवा। प्रदेश का पुलिस मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। डीजीपी आपको यहीं पर मिलेगा, ये याद रखिएगा। पुलिस महानिदेशक सबसे बड़ा अधिकारी है, इसी को हम क्या कहते हैं? डीजीपी कहते हैं, ये याद रखिएगा। पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, ये राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये आईपीएस अधिकारी होते हैं, जो कम उम्र के आईपीएस होते हैं। सही उम्र पर आप 21-22 साल में बन जाएंगे तो संभावना है कि आप किसी राज्य के डीजीपी बन जाएं, है ना। और यह भी संभावना है, कोई बात नहीं, डीजीपी नहीं बन पाएंगे, पर यदि आप कम उम्र में बनेंगे तभी आप बड़े ओहदे पर पहुंचेंगे, है ना। यही जो कम उम्र वाले होते हैं आईपीएस, वही लोग क्या है, पुलिस महानिदेशक किसी राज्य के नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, एसबीआई, सॉरी सीबीआई, है ना, सीबीआई का जो चीफ होता है, आईबी होता है, बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं। आपने यदि अच्छा काम किया है तो फिर आपको क्या किया जाता है? इनका हेड बना दिया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और पुलिस महानिदेशक बन जाए तो ये बढ़िया पोस्ट है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपको किसी विभाग का सचिव बना दिया जाए तो वो ज्यादा ठीक स्थिति नहीं है। आपको कलेक्टर बना दिया जाए, कलेक्टर एक उप सचिव स्तर की बात है, लेकिन फिर भी आप सचिव से ज्यादा पसंद कलेक्टर, क्योंकि वो फील्ड का काम है ना। जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको तो यही पसंद है, मान लो जो भ्रष्टाचारी नहीं है उनको भी यही पसंद है, क्योंकि उनको काम करने का मौका मिलता है यहाँ पर। और इसमें तो बस कुर्सी तोड़ने का काम रहता है, सचिव बैठे रहते हैं, साइन करते रहते हैं और कुछ काम नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपका महानिदेशक वाला काम। हालांकि यहाँ भी सीबीआई के डायरेक्टर बनना मजाक बात नहीं है। अच्छा काम यदि आपने पुलिस विभाग में किया होगा, खूब जो केस है वो सॉल्व किए होंगे आपने, तब जाकर इनका वो बनाया जाएगा आपको। 1982 में ये पद बना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पद जो है ये 1956 से नहीं है आपके यहाँ पर, 1982 में सृजित किया गया है डीजीपी का। तो पहले सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता था? पहले होता था पुलिस महानिरीक्षक। कौन होता था? जैसे कि पुलिस महानिदेशक है
वैसे ही पुलिस महानिरीक्षक, ये आईजी, क्या कहते हैं उसको, पुलिस महानिरीक्षक को आईजीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईजीपी। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये लिखा है इंस्पेक्टर जनरल। आईजी का मतलब क्या? इंस्पेक्टर जनरल, और आईजीपी का मतलब पुलिस। तो ये पुलिस महानिरीक्षक पद जो होता था वो सबसे बड़ा हुआ करता था। बाद में 1982 में ये सबसे बड़ा पद सृजित किया गया। इसके पहले महानिदेशक बीपी दुबे, इनका नाम याद रखना। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? तो सुधीर सक्सेना जी हैं। बात करें आईजी रेंज की, तो 11 आईजी रेंज है, और ये हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहलाते हैं। याद रखना, आईजी का मतलब इंस्पेक्टर जनरल होता है। पहले पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे थे। ये भी ये 1956 के आसपास की बात है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये आईजी जिलों के नाम लिखे हुए हैं, जिलों के नाम मत रट्टा मारना, जितना लिखा है उतना ही करना। और ये आईजी के नाम भी आपको याद नहीं रखने हैं, है ना, कि आप 11 आईजी के नाम याद रखो, ये बस संख्या याद रखना बस। डीआईजी, तो आईजी के नीचे एक अधिकारी डीआईजी होता है, और इनकी संख्या कुल 15 रहेगी अपने स्टेट में, ये ध्यान रखिएगा। पहले 5 रेंज थी, जो कि अब 15 हो गई हैं। आगे भी बढ़ाया जा सकता है, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। 1989 में यह पद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 2004 में उमा भारती सरकार ने इसको पुनः बहाल कर दिया। पुलिस अधीक्षक, तो अब ये आईजी डीआईजी के बाद एसपी, जो एक बड़ा पदाधिकारी है। जितने जिले होते हैं, हर जिले में एक एसपी होता है, कम से कम एक एसपी होता है। जैसे अब इंदौर जैसे जिले हैं, महानगर जो होते हैं, उसमें आपका एक एसपी नहीं, 3-3, 4-4, है ना, कि इंदौर पश्चिम, इंदौर पूर्व, इंदौर दक्षिण, इंदौर उत्तर, इस तरह से जितने बड़े इलाके होते हैं वहां पर एक से अधिक एसपी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। छोटे जिले जो होते हैं, जैसे कि मान लो सतना है, रीवा है ना, मंदसौर है, इन जिलों में एक एसपी होता है। निवाड़ी है, एक एसपी होगा, मैहर है, एक एसपी होगा, इस तरह से, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। 55 जिले हैं अभी, तो कम से कम 55 तो मिलेगी ही। हालांकि इंदौर जैसे, भोपाल जैसे, जबलपुर में इनमें एक एक दो एसपी है। इंदौर में तो 3-4 हैं, भोपाल में भी 3-4 हैं। प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या 1177। ठीक है, तो एसपी का मतलब आप समझते होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है, हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं, इंग्लिश में एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आईपीएस अधिकारी ये बनते हैं। चलो, कुछ संस्थान है, इनको रट्टा मारना है आपको। ये अब मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, इनका मतलब मैं बताऊंगा नहीं। आपको जो नाम से समझ में आ जाए कि किसका कैसा काम करता होगा वो करेगा। तो बस आप क्या करिए, इनको पीडीएफ जब मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा। वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान, वायरलेस आप जानते हैं पुलिस जो यूज करती है, उसका प्रशिक्षण कहाँ होता है? इंदौर में होता है। वाहन कर्मचारी, जो पुलिस वगैरह के वाहन जो होंगे उसका प्रशिक्षण रीवा में होता है। तो ऐसे ही नाम है, जो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लेना। फॉरेंसिक साइंस का मतलब आप जानते हैं, डीएनए का मतलब आप जानते हैं, यातायात प्रशिक्षण आप जानते हैं, स्वान मतलब कुत्ता होता है, उसका भी प्रशिक्षण होता है, पुलिस यूज करती है। तो ये जो सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग जो है, इन सबसे रिलेटेड जो कुछ संस्थाएं हैं ये लिखी हुई हैं और ये पूछी जाती। तो इनको क्या करना है, आपको रट्टा मारना है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो पुलिस जानते हैं, सीआईडी में देखा हो शायद, वो सालूखे रहता है। कौन रहता है? सालूके। तो वो सीधे प्रिंट प्लस डिलीट दबाकर कंट्रोल प्लस डिलीट दबाकर सीधे वो क्या निकाल लेता था, खड़खड़ सीधे वो फिंगरप्रिंट निकाल लेता था। तो ऐसा वो दिखाता था उसमें। मेरा तो फेवरेट था भाई, बहुत देखता था मैं। चलो, तो इनको आप याद करिएगा, इनको मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, ये टेबल है, आपको खुद ही पढ़नी है। चलिए, तो ये थी बात, यहीं तक करना है हमको। जेल अंतिम बात और कर लें भाई, पुलिस की बात आई है तो जेल की बात भी कर ले। तो जेलें 11 केंद्रीय जेलें हैं, सेंट्रल जेल इनको कहते हैं। 131 कुल जेलें हैं, जिसमें से 11 केंद्रीय जेलें हैं और 41 जिला जेलें हैं, और उप जेलों की संख्या 73 है। 6 खुली जेलें हैं। ठीक, खुली जेलें कौन सी होती हैं? जहां पर कैदियों को छोड़ दिया जाता है, वो बाहर काम करने जा सकते हैं। ऐसे कैदियों का चयन किया जाता है जो ईमानदार हो, जिनको अपनी गलती माननी हो। अब एक अपवाद निकल जाए, कोई भाग जाए तो अलग बात है, पर इनको छूट रहती है, काम करिए, जाइए और आकर वापस जेल में आ जाइए, है ना। इनके लिए कक्ष बने होते हैं, 25 की संख्या, 30 की संख्या, ऐसी बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, और बहुत सेलेक्टेड कैदी ही इसमें रहते हैं, जिनकी जो मतलब समझ लो आपकी 2 साल किसी की, मान लो किसी ने 14 वर्ष काटे, अब 2 साल और बचे हैं उसके, तो अब इतना लंबा समय जिसने जेल में बिताया और सही तरीके से बिताया होगा, तो फिर उसको लास्ट के 2 साल
समाज से जुड़ने के लिए क्या कर दिया जाता है, खुली जेल में भेजा जाता है कि आप जाइए बाहर काम कीजिए, लोगों से जुड़िए, घुलिए मिलिए। पत्नी भी इनके साथ रह सकती है उस जेल में, ये भी ध्यान रखना, बच्चे भी रह सकते हैं। तो काफी सारी छूट इनको मिल जाती है जो लंबे समय तक कैदी रहते हैं और उनका व्यवहार अच्छा रहा तो। ठीक है, सेलेक्ट किया जाता है कि 1 लाख में से 25 कैदी। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर ही प्रशासन क्या करता होगा, चयन इनका करता होगा। ठीक, नरोत्तम मिश्रा अब नहीं रहे, मतलब जिंदा है, आपके जेल मंत्री नहीं रहे। ठीक, अब नए कौन बनते हैं देखते हैं, संजय चौधरी पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये कुछ बातें थी, ये केंद्रीय जेलों की नाम लिखे हुए हैं, खुली जेलों के भी नाम लिखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल 1973 मुगावली अशोकनगर में चालू की गई थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। जो वास्तव में खुली जेल जो आज भी खुली है, पहली खुली जेल होशंगाबाद में बनी और 25 परिवारों के लिए ये आपकी है। क्षेत्रीय जेल प्रबंधन संस्थान आपके भोपाल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खुली जेल उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा खुली जेलें राजस्थान में है और भारत की पहली खुली जेल 1905 में मुंबई में बनाई गई थी। तो ये तथ्य भी एक्स्ट्रा है, आपको याद कर लेना है। तो ये रही बच्चों आज की क्लास, है ना। ये हमारा जो क्या था, प्रशासनिक तंत्र था, वो होता है आज आपका समाप्त। अब हमारा अगला हिस्सा कौन सा होगा, हमने विधायिका पढ़ ली, कार्यपालिका पढ़ ली, तो अब हमको क्या पढ़ना है, न्यायपालिका। क्या पढ़ना है, न्यायपालिका। तो मिलेंगे अब न्यायपालिका के साथ, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के साथ। अब ये न्यायपालिका उतना बड़ा है नहीं, देखो इसमें हाई कोर्ट की ही बात करनी है और हाई कोर्ट की भी हमको बहुत तो बात करनी नहीं है। एक दो अनुच्छेद बताकर कि कहां पर वर्णन है संविधान में, हम सीधे चले जाएंगे जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश, ऐसी सारी बातें हम करेंगे। तो बहुत ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो हम इसमें पंचायतें भी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, पंचायत व्यवस्था। तो अगली क्लास में ये जो पॉलिटी है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो अच्छे से पढ़िए, लेक्चर को देखिए, बार बार सुनिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाइए। 90 to 95% आपसे बन जाएगा, है ना। ऐसा छांट के मैंने ये कंटेंट निकाला है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।